कल शाम मोदी मंत्रिमंडल ने देश के किसान पर एक और हमला बोला, जब गुपचुप तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व मौसम आधारित फसल बीमा योजना दोनों में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली बीमा प्रीमियम राशि में 100% कटौती कर दी और देश के किसान को अपने रहमो करम पर छोड़ दिया। ये और कुछ नहीं, बड़ी शानो शौकत से अनाउंस की हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पर तालाबंदी करने का एक कदम है। आज तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2% राशि देश का किसान देता था और बाकी राशि में 50% केंद्र सरकार और 50% प्रांतीय सरकार देती थी। कल एक तुगलकी निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी मंत्रिमंडल ने किया और यह कह दिया कि केंद्र सरकार की बीमा प्रीमियम राशि के 50% की बजाय वो केवल 25% ही देंगे, यानी 100% कटौती कर दी। इसका नतीजा क्या होगा? अब किसान को 2% जमा 25% जो कटौती हो गई है, उसे 27% बीमा प्रीमियम राशि देनी पड़ेगी, जो वो भर ही नहीं सकता। और नतीजा यह होगा कि किसान बीमा करवाने में असक्षम हो जाएगा और उसे मौसम की मार और बदहाली की कगार पर लाकर मोदी जी ने खड़ा कर दिया। इसे कहते हैं 27% बीमा प्रीमियम राशि किसान भर नहीं पाएगा, बीमा होगा ही नहीं। इसे कहते हैं ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। क्या प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पीएम फसल बीमा योजना लागू करते हुए सीहोर मध्य प्रदेश में 17 फरवरी 2016 को अपनी स्वयं की बात याद करेंगे? और मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, कोट, इस सरकार ने निर्णय कर लिया कि हम जब बीमा योजना करेंगे तो रबी फसल के लिए 1.5% से ज्यादा किसान से प्रीमियम नहीं लिया जाएगा और खरीफ में 2% से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। कहां 12-14% तक लूटा जाता था और कहां 2% का कैप लगा दिया गया। हमने प्रीमियम पर तो कैप लगा दिया, लेकिन किसान को जब मिलने की नौबत आएगी तो उस पर कैप नहीं लगेगा, अनकोट। जब मोदी जी 12% प्रीमियम को लूट बताते हैं तो मोदी जी अब 27% प्रीमियम क्या है? क्या यह लूट नहीं? जब आप प्रीमियम पर 2% कैप लगाने का देश के किसान से वादा करते हैं तो आज आप क्या कर रहे हैं? रातों रात 27% प्रीमियम करके। इसका जवाब मोदी जी को देश को देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जब भारत सरकार अपने हिस्से के प्रीमियम राशि का भुगतान ही नहीं कर रही तो फिर प्रांतीय सरकारों को उनके हिस्से का 50% प्रीमियम फसल बीमा प्रीमियम राशि देने के लिए बाध्य कौन करेगा? और अगर केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रांतीय सरकारों ने भी यह निर्णय ले लिया कि वो भी बीमा प्रीमियम राशि का 50% नहीं 25% देंगे, तो किसान पर तो 57% का बोझ आ जाएगा। तो फसल बीमा योजना बंद हो जाएगी। तीसरी बात, मोदी सरकार ने एक और तुगलकी निर्णय कल रात को लिया फसल बीमा योजना को लेकर, और यह कहा कि अगर प्रांतीय सरकारें बीमा प्रीमियम में अपना हिस्सा देने में देरी करेंगी तो उस प्रांत में फसल बीमा योजना ही बंद कर दी जाएगी। आई रिपीट, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने, यह उनके मंत्रिमंडल का निर्णय है, कल यह निर्णय भी लिया कि अगर प्रांतीय सरकारें किसी वजह से
फसल बीमा प्रीमियम राशि देने में देरी करेंगी तो उस स्कीम को ही बंद कर देंगे उस प्रांत में। इसे कहते हैं करे कोई भरे कोई, सजा किसान को और कसूर प्रांतीय या केंद्रीय सरकार का। और एक और तुगलकी निर्णय लिया। देश में लगभग 732 जिले हैं। इसी कल के मंत्रिमंडल के फैसले में यह निर्णय भी ले लिया गया कि इन 732 जिलों में से 151 जो ज्यादा आपदाग्रस्त जिले हैं उनके लिए अब एक नई स्कीम बनाएंगे, तीसरी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और अब एक तीसरी योजना बनाएंगे। वो कब बनेगी मालूम नहीं। इसका मतलब इस सीजन में और शायद आगे भी कभी इस देश के 151 सबसे मुश्किल ग्रस्त जिलों में जहां किसान विपदा का और ज्यादा सामना करना पड़ता है, अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू ही नहीं रहेगी। दोस्तों, हम पहले दिन से कहते आए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पहले यूपीए की सरकार में हम सीधा मुआवजा देते थे, कोई बीमा राशि नहीं लेते थे किसान से। हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी जी ने प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बनाई है। संयोग से अब 3 साल के आंकड़े सामने आ गए। ये एक और चौंकाने वाला तथ्य है। 2016-17 के, 17-18 के और 18-19 के मैं ये आपको रिलीज कर रहा हूं। ये मैं नहीं है, मेरे सरकार के आंकड़े। ये दर्शाते हैं कि बीमा कंपनियों को मोदी जी ने प्रीमियम तो दिया 77,801 करोड़, 77,801 करोड़, और बीमा कंपनियों ने मुनाफा कमाया उस प्रीमियम पे 19,202 करोड़। तो साहब 77,000 पे 20,000 करोड़ मुनाफा कमाने का बहुत खूबसूरत बिजनेस मॉडल अगर कोई सीखना है तो वो मोदी जी से सीखो। वो सारा पैसा आपकी और किसान की जेब से गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। ऐसे में साफ है कि पीएम फसल बीमा योजना का मौजूदा स्वरूप तो प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना साबित हुआ। बजाय उसको ठीक करें, उसे किसान कल्याण जनक बनाएं, किसान के लिए फायदेमंद बनाएं, मोदी जी ने एक अगला कदम लिया कि इसको बंद ही कर दो। वो भी गुपचुप और सरप्टिशियस तरीके से। अंग्रेजी में उसे कहते हैं टू शट डाउन ए स्कीम इन ए सरप्टिशियस मैनर बाय मेकिंग इट कंप्लीटली अनइम्प्लीमेंटेबल। और सारा बीमा 2% तो किसान दे नहीं सकता, 27% कहां से देगा? तो स्कीम बंद हो जाएगी। और यह कह दिया कि स्कीम अब ऑप्शनल है, 27% बीमा उसके पास राशि है नहीं, वो स्कीम को ऑप्ट नहीं करेगा, उसको बीमा राशि, उसको बीमा मिलेगा नहीं। बीमा नहीं मिलेगा तो जब मौसम की मार, जब प्रकृति की मार, परमात्मा की मार किसान पर पड़ेगी, कभी ओले आएंगे, कभी आंधी आएगी, कभी टिड्डी दल आएगा, कभी बेमौसमी बारिश आएगी, कभी सूखा पड़ेगा, तो इस देश के किसान को, इस देश के अन्नदाता को मुआवजा कैसे मिलेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित बीमा योजना पर तो आपने कांटा मार दिया है। हमारे इसलिए इस देश के किसानों की ओर से मोदी सरकार से केवल 4 सवाल हैं। क्या देश का किसान 2% बीमा प्रीमियम की बजाय अब 27% बीमा प्रीमियम का भुगतान फसल बीमा योजना के लिए कर पाएगा? दूसरा सवाल, क्या यह सारा निर्णय कल जो मंत्रिमंडल में लिया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व मौसम आधारित फसल बीमा योजना को गुपचुप तरीके से बंद करने का एक भाजपाई षड्यंत्र है? तीसरा सवाल, कौन जिम्मेदारी लेगा कि दिल्ली की मोदी सरकार की तर्ज पर प्रांतीय सरकारें भी फसल बीमा योजना की प्रीमियम राशि में अपने हिस्सेदारी में कटौती नहीं करेंगी? क्या मोदी जी जिम्मेवारी लेंगे?
उन्होंने तो खुद ही कर दी, तो दूसरे की जिम्मेवारी कैसे लेंगे? और चौथा सवाल, क्या कारण है कि अगर प्रांतीय सरकारें फसल बीमा प्रीमियम राशि देने में देरी करें तो आपने यह तुगलकी निर्णय लिया कि वहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही बंद कर देंगे? उसका नुकसान सीधा सीधा किसानों पर नहीं पड़ेगा? क्या यह करे कोई भरे कोई नहीं है? यह 77,801 crore. It shows the claims paid and it shows then consequently whatever is left is profit, and that profit is 19,200 crores. This is the Modi model of business, crony capitalism. On 77,000 crore premium, after making payments of farmer claims, walk away with 19,200 crore of profit. And the farmers' claims are not yet settled. And now the scheme itself is being shut down completely. So where will the farmer, where will India's farmers face the consequences of wrath of nature? That's a question that is now lying unanswered. And the agriculture minister has the audacity to say that they have taken a great step forward. It's shameful. देश के अन्नदाता के पेट पर लात मारने से शर्मनाक बात मोदी जी कोई हो ही नहीं सकती जो आपने कल अपने तुगलकी निर्णय से किया है. Any other questions? That is indeed a welcome part of yesterday's decision. I welcome that in the Northeast, central government will now pay 90% share. But why can't the central government then, for 90% of India, now denying payment of its 50% share? Is my simple question. And we all know that 97% of all agriculture products, or about 95%, subject to correction, are produced in rest of India. We need to develop agriculture in northeastern states. But what about 95% of India's farmers? Why are you denying to them? जी हाँ, मैं जरूर पूछिए. देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं के बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करना अब एक रेगुलर प्रोफेशन हो गया है. क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा और क्या दिखाया जा रहा है, दोनों में बहुत विरोधाभास और अंतर है. अगर आप ये पूछ लें कि पुलवामा में मोदी जी फिल्में क्यों बना रहे थे जब हमारे देश के सैनिक जो हैं वो कुर्बान हो रहे थे, तो आप देशद्रोही हैं. अगर आप ये पूछ लें कि पुलवामा में 350 kg IED और RDX कैसे आ गया, तो आप देशद्रोही हैं. अगर आप ये पूछ लें मोदी सरकार से कि पुलवामा हमले के अंदर एक RDX से और IED से लेडन गाड़ी हमारे सिक्योरिटी कॉन्वॉय से टकरा कैसे गई, तो भी आप देशद्रोही हैं. अगर आप ये पूछ लें कि मोदी जी हमारे 42 जवान भारत मां के लिए शहीद हो गए थे, पर मोदी जी नौका विहार कर रहे थे और चाय पकौड़े क्यों खा रहे थे और फिल्में क्यों बना रहे थे हीरो की तरह, तो भी आप देशद्रोही हैं. इसलिए सेना का राजनीतिकरण अगर कोई कर रहा है और सैनिकों की बहादुरी का, तो वो मोदी सरकार कर रही है. हम एक बार फिर उनके इस व्यवहार की निंदा करते हैं
और मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करेंगे। ये ठीक है कि पीएमओ से व्हाट्सएप पर हर रोज सुबह हुक्म आता है कि क्या दिखाना है और टेलीविजन का एजेंडा क्या होगा, पर आप झुकिए मत और डरिए भी मत। पूरा देश आपके साथ है। मैंने संदीप जी का बयान नहीं देखा, पर मैं एक बार फिर दिल्ली के सब नेताओं को संदीप जी के समेत ये कहता हूं, हम सबको पहले ये देखना पड़ेगा कि जब हम स्वयं चुनाव लड़े तो हमारी कितनी वोट आई, और हम सब स्वयं चुनाव क्यों हारे, समेत मेरे। संदीप जी अगर ये सारी मेहनत जो परस्पर बातचीत, वार्तालाप, व्हाट्सएप और ट्विटर पर लगा रहे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, सक्षम हैं, हम मुझसे उम्र में बड़े हैं, बड़े भाई हैं, मैं उनका आदर करता हूं, पर वो सारी ताकत अगर दिल्ली के उस संसदीय क्षेत्र में लगा दें तो जितना काम संदीप दीक्षित जी ने शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में वहां किया है, अगर वो उसको राजनीतिक तौर से भुना दें तो कांग्रेस जीत जाएगी। इसलिए मेरा सब साथियों से यह सादर अनुरोध है, बजाय पूरे देश को ज्ञान देने के, पहले अपने अपने क्षेत्र में अपने काम का फायदा उठाएं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी को, उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया है। आदित्यनाथ जी के संरक्षण में आए दिन उत्तर प्रदेश की बेटियों और महिलाओं पर हमला हो रहा है, और दुर्भाग्य की बात है कि चिन्मयानंद से लेकर सेनगर तक और अब एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता पर गैंग रेप्स, इंटिमिडेशन, मर्डर, एक्सटॉर्शन, ये हैं आरोप जिनको संरक्षण मिलता है आदित्यनाथ जी का, जो लोग कर रहे हैं। जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे, जब कानून के रखवाले कानून को पांव के तले रौंद देंगे, जब पुलिस भाजपाई नेताओं के द्वार की दासी बन जाएगी, तो उत्तर प्रदेश की बेटियों और महिलाओं से न्याय कौन करेगा? आदित्यनाथ जी, अगर थोड़ा सा भी कानून और संविधान के प्रति आपके मन में सम्मान है, उत्तर प्रदेश की बेटियों को लेकर, अगर आपकी सुरक्षा को लेकर अगर आपको थोड़ी सी भी चिंता है, तो इन सब अपराधियों पर जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, निर्णायक कार्रवाई कीजिए। ओवैसी जी की बात पर ध्यान मत दीजिए, मेरी आपसे ये गंभीर राय है, क्योंकि वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो वही करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। किसी तरह से हर चीज को हिंदू मुसलमान, इमरान पाकिस्तान में तब्दील कर दो। सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो गया, ये हिंदू ने किया, ये पाकिस्तान से आया था, ये उस मुसलमान का एक्सीडेंट हुआ। आपने सांस लिया, बोले ये पाकिस्तान से दूषित हवा आई थी, ये इसलिए हो गया है। आपके टेलीविजन का कैमरा गिर गया, बोला ये वहां से छींक मारी होगी इसलिए गिर गया है। तो ये देश कभी हिंदू मुसलमान से आगे भी चल पाएगा क्या? इसलिए वो सब लोग, भाजपाई हों या उनके मित्र ओवैसी जी जैसे, उन पर जितना कम ये देश ध्यान देगा, उतना ही इस देश तरक्की की तरफ जाएगा। इन दोनों की तरफ से ध्यान हटाने की जरूरत है, क्योंकि ये केवल बंटवारे की राजनीति करते हैं। धन्यवाद।
मैंने उनका ट्वीट, बयान तो कोई आया नहीं, ट्वीट मैंने देखा नहीं, पर मैं आपको एक बात कह सकता हूं, कांग्रेस कार्य समिति ने ही कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किया था। जिस किसी व्यक्ति को इस बात के बारे में भ्रम है तो वो कृपया करके कुछ भी कहने से पहले कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को पढ़ ले, तो अपने आप में वो ज्ञान मिल जाएगा। धन्यवाद। जी, आपका सवाल वाजिब है। राजस्थान की जो एक हमारे दलित परिवार से जो घटना हुई है, कांग्रेस सरकार ने उस पर कड़ी कार्रवाई की है। 7 एक्यूज्ड हैं, 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है। सब पर SC/ST एक्ट मुकदमा दर्ज कर, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जिला कलेक्टर को हिदायत देकर SC/ST एक्ट के मुताबिक हर परिवार को मुआवजा दे दिया गया है। मैं ये अश्योर करता हूं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ करेगी और हम इस प्रकार की किसी घटना को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पर काश इस देश का मीडिया मोदी जी और रूपानी जी से उस दलित फौजी भाई के बारे में भी पूछता जो जब शादी के लिए घोड़े पर सवार हुआ तो क्योंकि वो केवल दलित था, गुजरात में इसलिए उसकी पिटाई हुई, अपमानित किया गया। आज तक भी गुजरात की भाजपा सरकार ने ऊना में जिन दलित भाइयों की चमड़ी उधेड़ी थी, उन दोषियों को सजा नहीं दी है। और मोदी सरकार ने तो अब इस देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण के मौलिक अधिकार को ही समाप्त कर दिया। पर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। और उद्दंडता देखिए भारतीय जनता पार्टी की, उत्तराखंड सरकार की, आज तक भी उस फैसले को निरस्त करने के लिए रिव्यू दायर नहीं किया। तो दलित विरोधी चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी का है, अगर कांग्रेस के शासन में किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, गरीब, युवा, युवती, उनसे कोई कानून अपने हाथ में लेने की चेष्टा करेगा तो हमारी सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी। मोहन भागवत का बयान आया है कि राष्ट्रवाद में हिटलर की झलक मिलती है। राष्ट्र या राष्ट्रीय शब्द का हो इस्तेमाल, इससे पहले बीजेपी के नेता राष्ट्रवाद की बात लगातार करते रहे। आदरणीय मोहन भागवत जी को सच्चाई बताने के लिए साधुवाद, क्योंकि भाजपाई और संघ का राष्ट्रवाद तो हिटलर शाही ही है, पर वो गांधी का राष्ट्रवाद नहीं हो सकता, वो पटेल और नेहरू का राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद प्रजातांत्रिक है, समावेशी है, सामाजिक न्याय पर आधारित है, धर्मनिरपेक्ष है, विकास और तरक्की के ऊपर आधारित है। केवल एक व्यक्ति की हिटलर शाही और तानाशाही पर नहीं। मैं मानता हूं कि संघ परिवार और उसके प्रमुख और भारत के प्रधानमंत्री हिटलर शाही राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, जैसा उन्होंने कहा और आपने फरमाया, परंतु भारतवर्ष गांधी के राष्ट्रवाद पर बना और चलता आया है और हिटलर कभी गांधी से जीत ही नहीं सकता।